हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस विद सफलता। और आज से हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एक करके उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके पैरेलल में हमारा पब्लिक एड का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक तुलनात्मक राजनीति, स्वरूप और उपागम। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि राजनीति किसको कहते हैं। तो राजनीति को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि राज्य और सरकार का अध्ययन राजनीति कहलाता है, या फिर किसी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन भी राजनीति कहलाता है। और हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी देश के द्वारा सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित और उन्नत करने वाली नीतियों का अध्ययन भी राजनीति कहलाता है। तो इस तरह हम ये मान सकते हैं कि किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना राजनीति कहलाता है। और जब अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए और उनके बीच फिर तुलना करी जाए कि इनमें क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं और कौन दूसरे से बेहतर है, तो उसको हम क्या कह देंगे, तुलनात्मक राजनीति। और जो भी अलग स्टेट्स होते हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम बहुत सारी चीजों की तुलना कर सकते हैं, जैसे कि शासन प्रणाली वहां की कैसी है। मान लीजिए कि स्टेट ए में लोकतंत्र है, स्टेट बी में साम्यवादी शासन है, स्टेट सी में राजतंत्र है, स्टेट डी में तानाशाही शासन है। तो इनकी शासन प्रणालियों के बीच में डिफरेंस या फिर उसके बाद में उसका कंपैरिजन करना, ठीक, पार्टी सिस्टम का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह कुल मिला के जब हम अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसको हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने इस तरह लिखी हुई है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों में प्रचलित राजनीतिक प्रणालियों, राजनीतिक संस्थाओं, सरकारों के विविध प्रकारों का तुलनात्मक विश्लेषण करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है या क्यों तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ा अलग अलग देशों की संस्थाओं का, तो उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जब भी हम दो चार चीजों का कंपैरिजन करते हैं आपस में, तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि उसमें से बेस्ट को चूज करना, जो भी अच्छा है उसको चूज करना। तो यहाँ पर जो विचारक हैं इसके तुलनात्मक राजनीति के, उनका भी एक एम यही था कि अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में पहले तो पता लगाना, उसके बाद में उन राजनीतिक व्यवस्थाओं में से कौन सी सबसे स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है या स्थायी राजनीतिक व्यवस्था है उसको जानना, और उसके साथ में उस राजनीतिक या शासन प्रणाली का अध्ययन करना जो कि अपने यहाँ के लोगों की समस्याओं का श्रेष्ठ समाधान निकाल सकती है। ऐसी शासन प्रणाली कौन सी है। तो ये कुछ उद्देश्य थे तुलनात्मक अध्ययन के, कि अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, फिर ये देखना कि कौन सी सबसे ज्यादा स्थिर शासन व्यवस्था है, और उसके बाद ये भी पता लगाना कि लोगों की समस्याओं का निवारण कौन सी शासन प्रणाली सबसे बेहतर तरीके से कर सकती है। तो ये कुछ उद्देश्य थे। अब जान लेते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत जो है वो कब से मानी जाती है। तो सैद्धांतिक रूप में इसकी शुरुआत जो है वो अरस्तु से मानी जाती है, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, और इसीलिए अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। और इनका जो एम था वो ये जानना था कि उस समय की शासन व्यवस्थाएं अस्थिर रहती थी या लोग क्रांति कर देते थे, उनके विरुद्ध संघर्ष हो जाता था। तो अरस्तु यही जानना चाहते थे कि जो शासन प्रणालियां हैं ये अस्थिर क्यों होती हैं। और इस अध्ययन के लिए उन्होंने जिस विधि का उपयोग किया था वो था आगमनात्मक पद्धति या इंडक्टिव मेथड, जिसका मतलब होता है विशेष से सामान्य की ओर जाना। ये फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, क्योंकि नेट में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी आते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में भी, पीजीटी के एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। और अरस्तु ने 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके 6 तरह की शासन प्रणालियों का उन्होंने वर्गीकरण किया था, और वो संख्या और प्रकृति या नेचर के आधार पे था। ठीक है, इसको अरस्तु को जब हम पढ़ेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी जरूरी है हम उतना सिर्फ पढ़ लेंगे। अरस्तु ने अपने अध्ययन के आधार पर उस समय की राजतंत्र जो शासन व्यवस्था थी उसको सबसे बेहतर बताया था, और
उन्होंने कहा था कि जो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, यानी कि 158 देश के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया, उसमें उन्होंने कहा कि राजतंत्र जो है सबसे बेहतर है, ये स्थायी रहती है। और लेकिन इससे भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ अगर कोई शासन प्रणाली है तो वो है पॉलिटी, जिसमें लोकतंत्र और गुटतंत्र दोनों की विशेषताएं होंगी, और इसीलिए इसको उन्होंने कहा था मध्यम मार्ग। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन नेट में आ चुका है कि ऐसा कौन सा विचारक है जो कि शासन व्यवस्था में मध्यम मार्ग अपनाने की बात करता है, तो वो अरस्तु थे। तो इस तरह जो शुरुआत है, सैद्धांतिक शुरुआत तुलनात्मक राजनीति की, वो अरस्तु द्वारा मानी जाती है। फिर अरस्तु के बाद मैकियावेली ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कि तुलनात्मक अध्ययन किया है, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है, उनका शासन प्रणाली का, अपनी बुक में जिसका नाम था डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। ये 1513 में आई थी, और इसी के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, गणतंत्र और राजतंत्र। और किस आधार पर उन्होंने ऐसा बताया था? तो लोगों के चरित्र के आधार पर। मैकियावेली ये कहते हैं कि जिस देश के लोग सद्गुणी हों या अच्छे चरित्र वाले हों, सच्चरित्र हों, वहां के लोगों के लिए गणतंत्र जो है वो एक सबसे बेहतर शासन प्रणाली साबित हो सकती है। लेकिन मैकियावेली जो कि इटली के विचारक हैं, जिस समय मैकियावेली इटली में इन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं, उस समय जो परिस्थितियां थी, उन्होंने देखा था कि इटली के लोगों का जो स्वभाव है, उन्होंने क्या बताया है कि स्वार्थी है, लालची है। तो ऐसे वो बोलते हैं कि ऐसे दुष्चरित्र लोगों के लिए जो व्यवहारिक रूप में सबसे बेहतर शासन प्रणाली है वो है राजतंत्र। तो इस तरह से मैकियावेली ने लोगों के चरित्र को आधार बना करके शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया था। अब हम जानेंगे कि मैकियावेली के बाद कौन सा विचारक आया था जिसने कि शासन प्रणालियों का वर्गीकरण या कंपैरेटिव स्टडी करी थी। तो मैकियावेली के बाद आते हैं मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने कि गवर्नमेंट को 3 भागों में वर्गीकृत किया था। और मॉन्टेस्क्यू ये वर्गीकरण अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में करते हैं, जो कि 1748 में आई हुई है। और इन्होंने 3 तरह की सरकारों का वर्गीकरण किया था, जो कि जिनमें से 2 को ये बताते हैं कि सुपेरियर है, उत्कृष्ट है या अच्छी शासन व्यवस्थाएं हैं, और एक निरंकुश तंत्र जिसको बताते हैं वो निकृष्ट है या इंफीरियर है। तो उत्कृष्ट में उन्होंने जो 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताए थे वो था गणतंत्र और राजतंत्र। गणतंत्र जो सदाचार पर आधारित, यानी कि अगर आप अच्छा बिहेवियर करोगे तो लोग आपको चुनेंगे, और राजतंत्र जो कि सम्मान पर आधारित था। और फिर गणतंत्र को भी मॉन्टेस्क्यू ने 2 भागों में विभाजित किया था। लोकतंत्र जिसमें कि संप्रभुता जो है वो लोगों के हाथों में होती है, और अभिजात तंत्र जहां पर संप्रभुता अभिजात तंत्र यानी कि शासन करने वाले लोगों के हाथों में होती है। तो इस तरीके से मॉन्टेस्क्यू ने भी शासन का वर्गीकरण किया था 3 प्रकार से। तो हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का जो बेस है यानी कि आधार है वो अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, इन सबके अध्ययन में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अलग विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की जो शुरुआत है उसको माना जाता है कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुई। क्यों? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का अंत हुआ था, यानी कि नए नए देश आ रहे थे जो अलग अलग शासन व्यवस्थाओं को अपना रहे थे, और नए देशों की समस्याएं अलग थी, और उन पर पश्चिमी व्यवस्थाओं का, पश्चिमी जो राजनीतिक मॉडल था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा था। अगर हम अपने भारत की ही बात करें, एग्जाम्पल लें इंडिया का, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही हमारा भारत आजाद हुआ, और हमारे अपने देश की जो प्रॉब्लम थी उस हिसाब से हमने ना ही संघात्मक व्यवस्था को अपनाया पूरी तरह से, और ना ही हमने ब्रिटेन आधारित एकात्मक व्यवस्था को पूरी तरीके से अपनाया, क्योंकि हमारे देश के लिए दोनों को ही पूरी तरह से अपनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसी तरीके से अलग अलग देशों की अलग अलग समस्याएं थी, और पश्चिमी जो देशों के मॉडल थे ये इन पे फिट नहीं हो रहे थे, और यही कारण था कि विचारकों द्वारा अनेक शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन इनको करना पड़ा, ताकि एक वैज्ञानिक निष्कर्ष निकल सके कि कौन सी शासन व्यवस्था या कौन सी ऐसी शासन प्रणाली है जो सब पर सामान्य रूप से लागू की जा सकती है या बेहतर हो सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्यवहारिक रूप से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन शुरू होता है। अब हम इसके उपागम देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम में शासन व्यवस्थाओं का जब हम अध्ययन कर रहे होते तो उनके
इतिहास को जानना जरूरी होता है। ऐतिहासिक तथ्यों को कलेक्ट करके, उसको एकत्रित करके, उसके बाद में शासन व्यवस्था का एनालिसिस किया जाता है। यानी कि राज्यों की शासन व्यवस्था का ऐतिहासिक विवरण तैयार करके उनकी तुलना करना, और इतिहास के जो फैक्ट होते हैं उनको इकट्ठा करके, और जो वर्तमान की समस्याएं हैं उनको, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए वो इतिहास के तथ्य कितने रिलेबल हैं, कितने प्रासंगिक हैं, इसका भी अध्ययन ऐतिहासिक उपागम में किया जाता है। यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को जानने के लिए उसके इतिहास का भी अध्ययन ऐतिहासिक उपागम में किया जाता है। इसके जो संस्थापक विचारक थे वो हैं मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टर बेजहॉट, एलेक्स द ताकविले, हेनरी मैन और सेबाइन। सेबाइन के विषय में कई बार पूछा गया है, यह ऐतिहासिक उपागम से रिलेटेड है। उसके बाद है कानूनी औपचारिक उपागम। इसके अंतर्गत अलग अलग देशों में प्रचलित जो संविधान है उनका अध्ययन, संविधान में जो शासन के अंग दिए होते हैं उनकी कानूनी शक्तियां क्या हैं, जैसे कि जुडिशरी की पावर्स क्या हैं, उनका परस्पर संबंध और तुलना करी जाती है। और कानूनी औपचारिक उपागम से जुड़े हुए विचारक कौन से हैं? वुड्रो विल्सन, एबी डाइसी और जेम्स ब्राइस, जिसमें से एबी डाइसी का विधि का शासन, ये इनकी बुक का नाम भी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि विधि का शासन से कौन सा विचारक संबंधित है, तो एबी डाइसी से इससे संबंधित थे। और कानूनी औपचारिक उपागम की एक विशेषता ये भी है कि ये जो संविधान है जैसे कि, तो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है किसी संगठन में तो जहां भी आवश्यक हो वहां ये सुधार करने के विषय में भी बात करता है, जैसे कि संवैधानिक संशोधन के विषय में बात करना। ठीक है, तो ये था कानूनी औपचारिक उपागम। और अब हम पढ़ेंगे संस्थात्मक उपागम, जिसके बारे में नेट में हम भी ये टॉपिक दिया हुआ है। संस्थात्मक उपागम की शुरुआत जो है वो 1930 के दशक से मानी जाती है। इसकी विशेषताएं क्या है हम ये भी देखेंगे। इससे पहले अभी हमने आपको यहाँ पर ये बताया कि एवी डाइसी की ये बुक विधि का शासन, मैंने बोल दिया, एक्चुअली इट वाज नॉट बुक ऑफ एवी डाइसी, ये इनका डॉक्ट्रिन था, यानी अवधारणा थी, जो कि इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1885 में आई थी। उसके अंदर इसमें विधि का शासन के बारे में बात करी गई थी। तो यहाँ पर ये मैंने गलत बोल दिया था, उसको सुधार लीजिएगा। अब हम जानेंगे कि संस्थात्मक उपागम की विशेषताएं क्या थीं। तो इसके अंतर्गत किसी भी राष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं उनका गठन कैसे होता है और उनकी क्या भूमिका है, इस पर बात करी गई थी और इसी का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। संस्थात्मक उपागम से ये इसमें जो विचारक हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी देश की जो संस्थाएं हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, इन सब का अगर हम अध्ययन करेंगे तो वहां की राजनीति का एक मैप या फिर उसका एक परिदृश्य जो है वो तैयार हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था संस्थात्मक उपागम का, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक समानता, इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाए संस्थाओं के माध्यम से, कि व्यक्तिगत रूप से लोगों की स्वतंत्रता भी बनी रहे और उनमें सामूहिक समानता भी बनी रहे। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जा सकता है संस्थाओं के थ्रू, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, ठीक है, रूल मेकिंग हो या फिर संस्था हो या जुडिशरी हो, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना इसका उद्देश्य था। तो संस्थात्मक उपागम में जिन चीजों का कंपैरिजन किया गया वो था किसी भी देश की संस्थाओं के अंतर्गत हम क्या ले सकते हैं कि मान लीजिए कई सारे देश हैं, इनके बीच में कॉन्स्टिट्यूशंस का तुलनात्मक अध्ययन करना, यानी वहां के संविधानों का, पार्लियामेंट या फिर कांग्रेस का तुलनात्मक अध्ययन करना, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट्स यानी कि जो लीडरशिप है उनकी पावर्स का कंपैरेटिव स्टडी करना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कंपैरेटिव स्टडी करना कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक इन दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन सी स्टेबल ज्यादा है। तो ये हम लोग को पता ही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। फिर पीएम, मान लीजिए ये ब्रिटेन के पीएम का कंपैरिजन अमेरिका के प्रेसिडेंट से किया जाए कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरीके के कंपैरिजन जो है वो संस्थात्मक उपागम में देखने को मिलते हैं और ये सभी संस्थाएं कहलाती हैं किसी भी देश के लिए। और इससे जुड़े हुए विचारक कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। हर्मन फाइनर, कॉल फेड्रिक,
मॉरिस डुवर्जर और केसी वियर। कुछ लोग जेम्स ब्राइस को भी संस्थात्मक उपागम में इंक्लूड करते हैं, पर जो नेट में क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है उसमें ब्राइस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो बेसिकली ब्राइस जो है वो कानूनी औपचारिक उपागम से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि संस्थात्मक उपागम की आलोचना क्यों करी गई या किस बेस पे इसकी आलोचना थिंकर्स ने करी है। तो सबसे पहले जो आधार बताया गया वो था संकुचित दृष्टिकोण, यानी कि ये माना गया कि ये संस्थात्मक उपागम सिर्फ यूरोपीय देशों तक सीमित था, या जिन शासन व्यवस्थाओं का इसमें अध्ययन किया गया वो यूरोपीय देश थे, जैसे कि जर्मनी है, इटली, ब्रिटेन हो गया या अमेरिका। इन्हीं कंट्रीज का यहाँ पर अध्ययन किया गया, जबकि अफ्रीकी देश थे, एशियाई कंट्रीज थी, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज थी, इनकी शासन व्यवस्था का कोई अध्ययन संस्थात्मक उपागम में नहीं किया गया था। उसके बाद में दूसरा आधार बताया गया कि ये वर्णनात्मक अध्ययन था, विश्लेषणात्मक नहीं था, यानी कि इसमें संस्थाओं का गठन और भूमिका, उसका क्या काम है ये तो बताया गया था, लेकिन विश्लेषण नहीं किया गया कि कैसे काम करती हैं और क्यों ये संस्थाएं इसी तरीके की पॉलिटिकल प्रोसेस को अपनाती हैं, या कौन कौन से ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो इन सारी राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसका कोई भी अध्ययन संस्थात्मक उपागम में नहीं किया गया था। तीसरा आधार जो बताया गया वो ये कि औपचारिक तत्वों या स्थिर तत्वों का अध्ययन किया गया था। औपचारिक या स्थिर तत्व कौन से होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, लीडरशिप की पावर्स हो गई, ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं, ये स्थिर रहती हैं। तो औपचारिक तत्वों या स्थिर तत्वों का तो अध्ययन किया गया था, जबकि शासन को प्रभावित करने में अनौपचारिक तत्वों का भी बहुत योगदान होता है, जैसे कि दबाव समूह जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करता है अपने हितों को पूरा कराने के लिए, जनमत, पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रक्रियाएं, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं और ये गतिशील तत्व हैं, स्थिर नहीं हैं, ये चेंज होते रहते हैं, पर इनका अध्ययन नहीं किया गया था संस्थात्मक उपागम में। तो ये कुछ आधार थे जिनके बेस पर संस्थात्मक उपागम की आलोचना करी जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम सिस्टम थ्योरी को कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।